हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिट्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की 1799 की पोस्ट जारी कर दी गई है और इसका एग्ज़ाम डेट जो है संभावित है जनवरी में हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे बेहतर क्या होता है कि रिवीजन करना। रिवीजन करने के लिए क्या प्रीवियस ईयर को देखना ज़्यादा सही रहता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ज्ञान बिंदु की 3rd एडिशन क्वेश्चन बैंक है, 3rd एडिशन। इसमें टोटल 25 सेट है, 25 सेट है और सेट नंबर 1 से लेकर 15 तक फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने क्लास करवा दिया है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सेपरेट प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है। आज इसकी सेट नंबर 16 क्लास होने वाली है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। यह है बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दारोगा नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र और सेट 16 है आज। और हो सकता है तो कल या परसों इसकी क्लास मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा बिजी रहूँगा मैं, और परसों इलेक्शन भी है 6 तारीख को। लेकिन आगे जो है मैं क्या करूँगा, जैसे कि कल मैं दो सेट करवा दिया था तो फिर मैं क्या करूँगा 2 सेट करवा दूँगा। तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये आप हमेशा मेरे पे भरोसा करिए कि 25 के 25 सेट में जल्द ही कवर करवा दूंगा। और न्यू किरण जो है अपडेटेड बिहार दरोगा की जो प्रैक्टिस सेट थी वो मैंने ख़त्म करवा दिया है। 35 का 35 सेट हो गया है। कुछ सेट बची हुई है जो वो भी मैं करवा ही दूंगा 2-2 सेट करके। और क्राउन की आज न्यू स्टार्टेड होने वाली है। क्राउन की न्यू पब्लिकेशन बिहार दरोगा की 1799 पोस्ट के लिए वो स्टार्ट करूँगा। और उसमें क्या क्या थोड़ा सा चेंजिंग है उसमें कि क्या क्या चेंजिंग, तो जैसे कि पीडीएफ में पहले डाल दिया और स्टार्टिंग के 20 मिनट में जो पहले मैं आपको आंसर बता दूंगा। आंसर आप मिला लिए। अब उसके बाद मन है कि अगर एक्सप्लेनेशन आपको देखना है तो आप एक्सप्लेनेशन कर लीजिए, और नहीं मन है तो आप सीधे मिला के आंसर, कोई दिक्कत है नेक्स्ट सेट बना लीजिएगा। तो इस 20 मिनट के बाद जो है उसी वीडियो में उसी क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन दिया है, मतलब प्रैक्टिस सेट के बाद एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, वो एक्सप्लेनेशन भी साथ में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया? हेल्दी एजिंग घोषित किया। डी हो जाएगा 2021 से लेकर 30 तक। 2021 से 30 को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दशक की बात करें तो जैसे कि 2024 से लेकर 33 के दशक को क्या बोला गया, तो सतत विकास के लिए विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय दशक, सतत विकास के लिए विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय दशक बोला गया 2024 से लेकर 2033 तक को। 2022-23 में स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक, 2022-23 को बोला गया स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक। 2021-30 को क्या बोला गया, तो सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दूसरा दशक, सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई का दूसरा दशक बोला गया 2021 से लेकर 2030 को। फिर 2021 से 30 को एक और नाम दिया गया कि स्वस्थ उम्र बढ़ने का संयुक्त राष्ट्र दशक, स्वस्थ उम्र बढ़ने का संयुक्त राष्ट्र दशक बोला गया 2021 से लेकर 30 को। 2021 से 30 को एक और फिर बोला गया कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक बोला गया 2021-23 को। 2021-23 को एक और बोला गया कि सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दिवस, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान का दशक बोला गया 2021-23 को। 2019-28 को क्या बोला गया, नेल्सन मंडेला शांति दशक, नेल्सन मंडेला शांति दशक बोला गया आपको 2019 से लेके 2028 तक के दशक को, यानी 10 वर्षों का होता है दशक। 2019-28 को फिर बोला गया संयुक्त राष्ट्र परिवार खेती दशक, संयुक्त राष्ट्र परिवार खेती दशक बोला गया आपको 2019 से लेकर 28 को। 2018 से लेकर 28 को बोला गया है कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक, कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक, सतत विकास के लिए जल, कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक, सतत विकास के लिए जल 2018 से लेकर 28 को बोला गया है। 2018 से लेकर 27 को जो है बोला गया आपको यहाँ पे गरीबी उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का तीसरा दशक, गरीबी उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का तीसरा दशक बोला गया 18 से लेकर 27 को। 14 से लेकर 24 यानी 2014 से लेकर 2024 सभी के लिए सतत ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक, सभी के लिए सतत ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक, सभी के लिए सतत ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक 2014 से लेकर 24 को बोला गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 का, मतलब उसमें जो दशक पढ़ रहे थे अब वर्ष के बारे में देख रहे हैं कि 2024 को बोला गया कैमेल्डिस का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। कैमेल्डिस का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे बोला गया था 2024 को। 25 जो कि चल रही है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स बोला गया, कोऑपरेटिव बोला गया 2025 को, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 को बोला गया। 2025 को और बोला गया कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। दूसरा
निम्नलिखित सुल्तान में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका जो टाइम पीरियड था आपको 1206 से लेकर 1210 ईस्वी था। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्कों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम साम्राज्य को गुलाम वंश नाम दिया गया। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जो मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। क्या था वो? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक वीर एवं उदार हृदय वाला सुल्तान था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक वीर एवं उदार हृदय वाला क्या था? सुल्तान था। वह लाखों में दान दिया करता था, वह लाखों में दान दिया करता था। अपनी असीम उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा गया। किसे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। इतिहासकार मिनहाज ने ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि दी थी। इतिहासकार जो है मिनहाज इंसराज ऐबक को हातिम द्वितीय की उपाधि दी थी। ऐबक ने हसन निजामी और फक्र ए मुदबिर जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया था तथा प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में क्या किए? तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। याद रखिएगा, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। उसने दिल्ली में कुवत उल इस्लाम तथा अजमेर में स्थित अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण कराया। सन 1202 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण क्या हुई? तो ऐबक की मृत्यु हो गई। ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफना गया। कहाँ पे? तो लाहौर में दफना गया। आगे है कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में आराम शाह को पराजित किया और स्वयं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। क्या हुआ? आराम शाह को पराजित करके स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। इसे भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया था। क्या किया? तो शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया था। इसने तुर्कान ए चिहलगामी की प्रथा तथा इक्ता प्रणाली चलाया और दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इसने जो है तुर्कान ए चिहलगामी की प्रथा तथा इक्ता प्रणाली चलाया और दिल्ली के अमीरों का क्या किया? दमन किया। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने भारत पर 1221 ईस्वी में 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु है 1236 ईस्वी में। 1236 में गयासुद्दीन बलबन की बात करें तो 1266 से लेकर 1286 ईस्वी इनका टाइम पीरियड था। 1266 से लेकर 1286। बलबन नरोज उत्सव सिजदा एवं पैबोस बलबन जो है नरोज उत्सव सिजदा एवं पैबोस, यानी सिजदा का अर्थ था झुककर सुल्तान को नमस्कार करना एवं पैबोस का अर्थ था सुल्तान के पैरों को चूमना, प्रथा एवं राजस्व सिद्धांत प्रारंभ किया। मतलब सिजदा और पैबोस प्रथा किसने चालू किया? तो गयासुद्दीन बलबन। और नरोज उत्सव किसने चालू किया? तो गयासुद्दीन बलबन। और इसका अर्थ आप समझ गए। इसने तुर्कान ए चिहलगामी की प्रथा को समाप्त कर दिया। हाँ, तुर्कान ए चिहलगामी बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तुर्कान ए चिहलगामी प्रथा को समाप्त किसने किया? तो गयासुद्दीन बलबन ने। बलबन का दरबारी कवि पारसी यानी अमीर खुसरो एवं अमीर हसन थे। बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हो गई थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स था गुलाम वंश का अंतिम शासक। फिरोज शाह तुगलक, जिनका टाइम पीरियड था आपको 1351 से लेकर 1388। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया पहला। इसने हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई। किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? किम्बरले हीरा खनन जो है किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। किम्बरले हीरा खनन केंद्र दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा बोत्सवाना विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। ओरापा बोत्सवाना जो है विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है? तो रूस है। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मास्टरबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र मैग्नीज खनिज का प्रमुख उत्पादक है। मैग्नीज खनिज का क्या है? तो प्रमुख उत्पादक है। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश DR कांगो है। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबे उत्पादक देश जो है कौन है? तो DR कांगो है। संसार की सबसे बड़ी सोने की खान क्या है? तो विटवारसेंड है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग जो है शहर को सोने की मंडी के नाम से जाना जाता है। जोहान्सबर्ग को जाना जाता है। थोरियम का सर्वाधिक भंडार भारत के केरल में पाया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार
की इनाम राशि है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि जो आपको 25 लाख रुपए है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पिछली राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई, 7.5 था पहले। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को वर्ष 2021 में नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ये ईस्वी आपसे पूछेगा कब चेंज हुआ, 2021 में। इसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी, 91-92 की गई थी। अर्जुन पुरस्कार की जो राशि है 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार प्राप्त करने वाले जिन्हें 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उन्हें नगद पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी पहले 5 था लेकिन अब कैश 15 लाख दिए जाएंगे। जबकि द्रोणाचार्य रेगुलर को प्रति पुरस्कार 5 लाख रुपए के बजाय 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी जबकि द्रोणाचार्य रेगुलर को प्रति पुरस्कार 5 लाख रुपए के बजाय कितने दिए जाएंगे, 10 लाख रुपए। ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख रुपए के बजाय 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ध्यानचंद पुरस्कार विजेता को 5 लाख पहले दिया जाता था लेकिन अब 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पद्मश्री जो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए पी अनिता। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 2025 अभी चल रही है। लूसी बॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? लूसी बॉन्ज का संबंध आपको फुटबॉल से, किससे है? फुटबॉल से संबंधित लूसी बॉन्ज का संबंध। आगे, यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक के सिरे के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा ऑप्शन डी 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक के सिरे के बीच विभवांतर आधा कर दिए जाएं तो विद्युत शक्ति का मान 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। विभवांतर भी, प्रतिरोधकता आर, शक्ति पी है तो पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर = v²/r। प्रश्न से यदि विभवांतर आधा कर दिया जाए तो शक्ति का मान क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये निकालना। P = v²/r = 1/r। इस पर हम डिकोड किए तो P आ गया v²/4r अतः शक्ति क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। विद्युत शक्ति की बात करें यानी इलेक्ट्रिक पावर की, विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका सही मतलब वाट होता है। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणु तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। नोट, मानव शरीर सूक्ष्म के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या होती है? 10⁻6 ओम होती है तथा मानव शरीर नम का विद्युत प्रतिरोधकता परिणाम कितना होता है? 10² ओम होता है। मानव शरीर सूक्ष्म के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि जो होती है 10⁻6 ओम होती है तथा मानव शरीर नम का विद्युत प्रतिरोध का परिमाण कितना होता है? 10² ओम होता है। त्योसोकर वेटलैंड भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? त्योसोकर वेटलैंड जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। त्योसोकर वेटलैंड आर्द्रभूमि जो है भारत के लद्दाख यानी यूटी क्षेत्र में स्थित है। और अभी जो आर्द्रभूमि मतलब हो गया भारत में 92 है, 92 एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 92 ही है क्योंकि कल ही सत पढ़ाया हूँ मैं। त्योसोकर का अर्थ है सफ़ेद झील। भारत ने लद्दाख को त्योसोकर यानी आर्द्रभूमि क्षेत्र को अपने 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया है। इससे यह दर्जा आर्द्रभूमियों पर अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन द्वारा क्या हुआ? तो प्राप्त हुआ। जून 2024 तक भारत में रामसर स्थल की संख्या 80 है लेकिन अभी बढ़ गई है। सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? इसका हो जाएगा बी हॉकी। हॉकी हो जाएगा रानी रामपाल। रानी रामपाल प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा हॉकी खेल से संबंधित है। यह 2010 हॉकी विश्व कप में भाग लेने वाली भारतीय हॉकी टीम के सबसे कम उम्र की 15 वर्ष की खिलाड़ी थे। प्रमुख खिलाड़ी संबंधित राज्य एवं खेल, तो खिलाड़ी राज्य और खेल की अगर हम बात करें तो आपको खिलाड़ी है एक रवि कुमार दहिया जो कि हरियाणा राज्य से हैं। ये कुश्ती खेलते हैं, कुश्ती में भाग लेते हैं। साक्षी मलिक जो भी हरियाणा से ही है, ये पहलवान है। सानिया मिर्जा जो कि महाराष्ट्र से है, ये टेनिस प्लेयर है। पीटी उषा जो कि केरल के, ये धावक है पीटी उषा। मैरी कॉम जो कि मणिपुर के, ये मुक्केबाज है मैरी कॉम। श्रेयसी सिंह ये बिहार की है, ये निशानेबाज है। श्रेयसी सिंह बिहार की, ये निशानेबाज है। वाईचुंग भूटिया जो कि सिक्किम के, ये फुटबॉल खेलती है। वाईचुंग भूटिया जो कि सिक्किम के, ये फुटबॉल खेलती है। डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदक यानी फिल्टर के रूप में काम करता है। फिल्टर के रूप में काम करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदक फिल्टर के रूप में काम करता है। प्लीहा की बात करें यानी स्प्लीम की, यह सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी। यह सेम के आकार का बड़ा अंग है, सेम के आकार का। इसका मुख्य रूप जो है, मुख्य रूप से लसिका कानू से भक्षकाणु होता है, भक्षकाणु होता है। प्लीहा में लाल रक्त कणिका का बड़ा भंडार होता है।
पीलिया को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, पीलिया को जो है आरबीसी का क्या कहते हैं, तो कब्रगाह कहते हैं। लसिका ग्रंथि की बात करें तो लसिका ग्रंथि छोटी ठोस रचनाएं होती हैं, लसिका ग्रंथि जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित है, जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसिका और उत्तक तरल में आ जाते हैं। लसिका ग्रंथि उन्हें फंसा लेती है, लसिका ग्रंथि क्या कर लेती है, उन्हें फंसा लेती है। लसिका ग्रंथि में फंसे प्रतिजन वहां मौजूद लसिका कानू के संक्रियन और प्रतिरक्षी अनुक्रिया के लिए क्या है, उत्तरदायी है। प्रमुख पंथों यानी श्वसन, पाचन और जनन मूत्र पथ के स्तरों लाइनिंग के भीतर लसिकाभ उत्तक स्थित है। क्या लसिका उत्तक यहाँ पे स्थित है, जो श्लेष संबंध लसिका काभ उत्तक MALT यानी म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोसाइट टिश्यू कहलाते हैं। यह मानव शरीर के लसिका काभ उत्तक का लगभग क्या है, तो 50% है। थैमस या अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो की बात करें तो थैमस और अस्थि मज्जा ऐसे प्राथमिक लसिका काभ अंग है जहां अपरिपक्व लसिका कानू प्रतिजन संवेदनशील लसिका कानू में क्या होती है, विभेदित होती है। परिपक्व के बाद लसिका कानू जब प्लीहा यानी स्प्लीन लसिका ग्रंथि, टॉन्सिलो, क्षुद्रों के पैर पैचो यानी परिसेका यानी अपेंडिक्स जैसे द्वितीय अंगों के में चले जाते हैं। द्वितीय लसिका काभ अंग ऐसे स्थान है जहां लसिका कानू के प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया क्या होती है, तो होती है, जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होकर प्रभावी कोशिका बन जाते हैं, प्रभावी कोशिका बन जाते हैं। यकृत की बात करें, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। इसका वजन जो आपको 1.5 से या 2 kg के मध्य होता है। यह उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिने और स्थित होता है। कौन, तो यकृत, ये जो है उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिने और स्थित होता है यकृत, लीवर। इसका वजन याद रखिएगा 1.5 से लेकर 2 किलो के बीच में होता है। यकृत कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजन का निर्माण करता है एवं संचय करता है, ग्लाइकोजन का निर्माण एवं संचय करता है। अमोनिया एक विषैला पदार्थ है जिसे यकृत यूरिया में बदल देता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। यह विटामिन ए का संश्लेषण करता है तथा उसे संचित रखता है। यकृत में बड़ी मात्रा प्रोटीन का निर्माण होता है। यकृत में बड़ी मात्रा में जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। रक्त अस्कंदन में काम आने वाला फाइब्रोनिजन प्रोटीन निर्माण यकृत में ही होता है। यकृत में प्रोटीन के अतिरिक्त वसा में कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण होता है। यकृत में जो है प्रोटीन के अतिरिक्त वसा में कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण होता है। यकृत लाल रक्त कण यानी RBCS के निर्माण हेतु Fe का भी संचय करता है। यकृत जो है लाल रक्त कण यानी RBCS के निर्माण हेतु क्या करता है, तो लोहे यानी Fe का भी संचय करता है। निम्न से कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त है, निम्न से कौन सी किरणें जो धनावेशित कणों से युक्त है। ऑप्शन डी हो जाएगा अल्फा किरणें। अल्फा किरण धनावेशित कणों से क्या है, तो युक्त है। अल्फा किरण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबक के क्षेत्र में क्या होती है, तो विक्षेपित हो जाती है तथा इनके विक्षेप की दिशा से यह पता लगता है कि ये किरणें धनावेशित कण से मिलकर बनते हैं। ये कण पर इलेक्ट्रॉन के आवेश दोगुना धन आवेश होते हैं। इन कणों पर जो इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना धन आवेश होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। इसका द्रव्यमान जो हीलियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्यमान क्या होता है, जितना हीलियम का होता है उसी के बराबर होता है, 6.645 × 10⁻⁻27 kg। अतः अल्फा कणों को हीलियम के नाभिक या द्विआनिक हीलियम He++ भी कहा जाता है। नोट, अल्फा कण वास्तव में हीलियम का ही नाभिक है। अल्फा कण जो क्या है, तो हीलियम का ही नाभिक है जिसे 2He4 से प्रदर्शित किया जाता है। इस कण में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है। अल्फा किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। अल्फा किरणें जो है फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। अल्फा किरणें की आयनीकरण क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा 100 गुना तथा गामा किरणों की अपेक्षा 10,000 गुना अधिक होती है। अल्फा किरणों की भेदन क्षमता बहुत ही कम होती है। अल्फा किरणें की है जो भेदन क्षमता बहुत कम होती है। यह एल्युमिनियम का केवल 0.1 mm मोटी पत्थर द्वारा ही रोक लिए जाते हैं। बीटा किरणें की बात करें तो बीटा रेज होता है, आपको खोज रदरफोर्ड किए थे। बीटा किरणें प्रायः ऋणावेशित कणों से मिलकर बनते हैं। बीटा किरणें जो प्रायः ऋणावेशित कणों से मिलकर ही बनते हैं। इन कणों के आवेश तथा द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान के बराबर होता है। बीटा किरणें तीव्र चाल से गतिशील इलेक्ट्रॉन के प्रवाह हैं। ये बीटा किरणें जो आपको तीव्र चाल से गतिशील इलेक्ट्रॉनों के क्या है, तो प्रवाह है। ये किरणें विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। विक्षेप की दिशा से पता लगता है कि इनके कण जो है ऋणावेशित होते हैं। क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन के बराबर अर्थात -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। बीटा किरणें जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर अर्थात
-1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। अल्फा कणों की तुलना में बीटा कणों का जो विक्षेप है बहुत ही अधिक है। अल्फा कणों के मामले में बीटा कण अल्फा कणों की सापेक्ष बहुत हल्के होते हैं। बीटा करने की वेधन क्षमता अल्फा कणों की क्षमता से 100 गुना क्या होते हैं, अधिक होते हैं, 100 गुना अधिक होते हैं। बीटा किरणें बेरियम प्लेटिनोसाइडेड, बीटा किरणें जो है प्लेटिनोसाइनाइड, जिंक सल्फाइड जैसे पदार्थ पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। गामा किरणें एक्स किरणों के समान विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, जिनका तरंग दैर्घ्य एक्स किरण के तरंग दैर्घ्य का लगभग क्या होता है, तो 1/100वां भाग होता है, 1/100वां। इन्हें फोटोन भी कहते हैं, यानी गामा से डिनोट करते हैं, फोटोन कहते हैं। गामा किरणें आवेशित रहित होते हैं तथा विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते हैं। ये किरणें प्रकाश की चाल से गमन करती हैं। गामा किरणें की आयनीकरण क्षमता अल्फा बीटा किरणों की अपेक्षा क्या होती है, तो बहुत ही कम होती है। क्या, तो आयनीकरण क्षमता की बात की जा रही है। गामा किरण की वेधन क्षमता अल्फा बीटा किरणों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। याद रखिए, क्या मतलब क्या है, पूछेगा कि गामा किरणों की वेधन क्षमता जो अल्फा बीटा किरणों से क्या होती है, तो बहुत ही अधिक होती है। गामा किरण की खोज जो हेनरी बैकरल ने किया था, किसने किया था, हेनरी बैकरल ने। एक्स किरण के देखें तो खोज विलियम रॉन्टजन ने किया था, भौतिकी के पहले नोबेल विजेता, 1901 में उनको मिला था। ये पहले विजेता थे, ये जो है रॉन्टजन, इनका नाम है विलियम रॉन्टजन। एक्सरे की खोज किए थे। एक्सरे का उपयोग जो चिकित्सा तथा औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। हम जो जैसे कि पैर फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ फ्रैक्चर होता है, हम जो एक्सरे कराते हैं तो यही सी रे के द्वारा होता है, ताकि हमको तभी पता चलता है कि हड्डी में कहाँ क्रैक है, फ्रैक्चर है। निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट में हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है। किसका जो है कैल्शियम यौगिक का उपयोग जो है दंत मंजन टूथपेस्ट में हल्की अपघर्षक के रूप में किया जाता है। CaCO3 का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट में एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग चूना बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, दंत मंजन बनाने में, सीमेंट उद्योग में आदि। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, CaOH2। दिए गए अनुक्रम का अगला पद क्या होगा, अगला पद ज्ञात करना है। ऑप्शन ही हो जाएगा, दिया है C3F6INO IL12 +3 का बढ़ता हो रहा है तो 15 हो जाएगा इस पर, ठीक है। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है। अम्लीय वर्षा के लिए आपको पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जिम्मेदार होता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 जैसे गैस वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये वर्षा जल को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, यही तो अम्ल वर्षा कहलाते हैं। किसका मिश्रण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वायु प्रदूषण का द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। वायुमंडल में समस्त वायु प्रदूषकों के सकल भार का लगभग 20% भाग और भाग SO2 का होता है, 20% भाग SO2 का होता है। मानव शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो आंखों में जलन, दमा, खांसी, फेफड़े के रोग तथा सिर में दर्द, चक्कर आना और सांस लेने में कठिनाई जैसी परेशानी क्या होती है, तो बढ़ जाती है। SO2 का वायुमंडलीय पर प्रभाव क्या पड़ता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो है, सल्फर डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता फूलों की कलियां में करापन उत्पन्न करती है, फूलों के कलियां में करापन उत्पन्न करती है यही सल्फर डाइऑक्साइड, जिससे ये पौधे क्या होते हैं, शीघ्र ही गिर जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में विषाक्तता, धूम कोहरे, स्मोक का निर्माण होता है। वायुमंडल में उत्सर्जित SO2 गैस वातावरण की नमी को अवशोषित करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाती है। यह सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा के साथ साथ धरातल पर गिरता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अम्ल वर्षा कहते हैं। इसके कारण कृषि फसलों, वनों, जलचर जीवों, भवनों में संचालन लगाना तथा मिट्टियों में होने वाले जीवाणु प्रक्रियाओं का अवनयन किया हो जाता है। यदि SO2 लगातार पत्थर पर प्रवाहित की जाती है तो वह छत विक्षुब्ध हो जाता है, इसीलिए इसे क्रैकिंग गैस कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो यह जल में अघुलनशील, गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन एवं हवा से भारी गैस है। यह एक प्रबल अपचायक है। यह क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, एल्युमिनियम तथा कुछ संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य तत्वों के ऑक्साइड को उपचेत कर देता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड के इस गुण का प्रयोग विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड XORe धातु निष्कर्षण से होता है। CO की अत्यंत विषैली प्रकृति हीमोग्लोबिन के साथ जो है एक संकुल बनाने की इसकी योग्यता कारण होती है। एक संकुल बनाने क्या होती है, इसकी योग्यता होती है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन संकुल से 300 गुना अधिक अस्थायी होती है। 300 गुना अधिक अस्थायी होती है। यह लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन को शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह से रोकती है। अंततः इसका परिणाम जो मृत्यु के रूप में होता है, मृत्यु हो जाता है लास्ट में इसका। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करती है। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह एक विषैली गैस है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को क्या कर देती है, तो घटा देती है। आगे देखते हैं मीथेन के बारे में। देखते हैं कि मीथेन गैस जो है पृथ्वी के वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में जो कम मात्रा में पाई जाती है। यह सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु CH4 शामिल होते हैं। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। ये एक ज्वलनशील गैस है जिसे पूरे विश्व में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका निर्माण कार्बनिक पदार्थ के टूटने या क्षय होने से होता है। इसे आर्द्र भूमियों, मवेशियों, धान के खेत जैसे प्राकृतिक और कृत्रिम माध्यमों द्वारा वातावरण में क्या किया जाता है, तो उत्सर्जित किया जाता है। अमोनिया की बात करें, NH3 का उपयोग घरेलू परिस्थिति में प्रतिशतक गैस के रूप में, अश्रु गैस के रूप में, अमोनिया लवण बनाने में, बर्फ बनाने में, यूरिया अमोनिया सल्फेट आदि उर्वरक बनाने में, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में, विस्फोटक बनाने में, कृत्रिम रेशम बनाने में। वायु प्रदूषक के मुख्य स्रोत उत्पन्न प्रदूषक गैस, जीवाश्म ईंधन, कोयला, खनिज तेल, CO+CO2, एरोसोल, केन तथा रेफ्रिजरेशन, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन यानी SO2, SO3, H2S, H2SO4 होता है इसमें। जेट विमान के ईंधन एवं रासायनिक उर्वरक में जो आपको होता है N2O होता है, NO होता है और NO3 होता है। सूती वस्त्र के विरंजन में क्लोरीन का यूज पूछिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूती वस्त्र के विरंजक में जो कौन सा गैस का यूज किया जाता है, तो क्लोरीन का यूज किया जाता है। ग्लिसरॉल या तेल के ताप द्वारा वियोजन जो है एल्डिहाइड, धान के खेत तथा जुगाली करने वाले मवेशियों के हवा छोड़ने से जो होता है वो मीथेन। यदि डिवाइड का अर्थ प्लस है, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ डिवाइड है तथा माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो 10 ये क्वेश्चन का मान दिया है। तो सबका पहले तो हम वैल्यू चेंज करेंगे, ये साइन चेंज करेंगे, उसके बाद हम डिकोड जब करेंगे तो ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा 23। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसने के पास था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो डी हो जाएगा, ताराबाई के पास था। औरंगजेब की मृत्यु के समय 1707 ईस्वी में मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के पास था। शिवाजी के उत्तराधिकार संभाजी ने उज्जैन के हिंदी व संस्कृत के विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। कवि कलश को मूवी देखें छावा। संभाजी ने विद्रोही मुगल शाहजादा मोहम्मद अकबर औरंगजेब का पुत्र को संरक्षण दिया था। संभाजी ने विद्रोही मुगल शाहजादा जो है 1689 ईस्वी में मुगल सेनापति मुकरब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर दिया और उनकी हत्या कर दी। 1689 मुगल सेनापति मुकरम खान। संभाजी का उत्तराधिकार कौन था? राजा राम। 1689 से लेकर 1700 ईस्वी। हालांकि इनको बहुत दिन तक रख के प्रताड़ित किया गया था, तब इनकी मृत्यु हुई थी। राजा राम ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया। राजा राम सतारा को अपनी राजधानी बनाया। राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी में के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपना 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाकर स्वयं संरक्षिका बन गई। राजा राम की मृत्यु 1700 में हो गई। उसके बाद उनकी जो विधवा पत्नी थी ताराबाई, वे अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा दिया और उसकी संरक्षिका बन गए। 1707 ईस्वी के खेरा युद्ध में साहू ने शिवाजी द्वितीय ताराबाई को पराजित किया। 1707 में खेरा युद्ध में साहू ने शिवाजी द्वितीय यानी ताराबाई को पराजित किया। साहू का कार्यकाल रहा आपको 1707 से लेकर 1749। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले एवं माता के थे जीजाबाई थे। निम्नलिखित का सही क्रम अनुसार बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा 3, 4, 1, 2। 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पहले हुई, उसके बाद हुई सामन कमीशन की रिपोर्ट। भारत छोड़ो तो 1942 में थी। गोलमेज सम्मेलन तो द्वितीय जो है को 31 या 30 में हुई थी, तो इसके बाद ही होगा। तो पहले क्या करना है, तो निम्नलिखित सही कालक्रम बताइए। तो इसका हो जाएगा बी होगा।
पहले एक यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद भारत छोड़ो 1942। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को हुई थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 27 मई 1930 को आई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। भारत छोड़ो 9 अगस्त 1942 को। यहाँ पे 8 अगस्त होना चाहिए था, 8 अगस्त 1942 को। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? कोटोपैक्सी जो आपको इक्वाडोर, सी हो जाएगा। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी इक्वाडोर में स्थित है। पर्वतीय चोटी और देश की बात करें तो विसुवियस जो है, विसुवियसीय चोटी कहाँ है? तो इटली में है। विसुवियसीय चोटी कहाँ पे है? इटली में है। किलिमंजारो है आपको तंजानिया में, किलिमंजारो है तंजानिया। माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। फ्यूजियामा जापान में है। एकांगुआ चिली और अर्जेंटीना में, एकांगुआ चिली और अर्जेंटीना में है। एटलस है उत्तरी पश्चिम अमेरिका, उत्तरी पश्चिम अमेरिका में एटलस। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में। रॉकी है उत्तरी अमेरिका में और एंडीज है दक्षिणी अमेरिका में। रॉकी है उत्तरी अमेरिका और एंडीज है दक्षिणी अमेरिका। किस परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग दिया गया? H = 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 3.15 × 10⁻34 जूल सेकेंड। 3.15 × 10⁻34 जूल सेकेंड परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। परमाणु के किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr = m λ/2π होता है। H प्लांक स्थिरांक, H या H का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये प्लांक स्थिरांक है 6.66 × 10⁻34 जूल सेकेंड। इस तरह से ऑप्शन क्या आ जाएगा? 3.15 × 10⁻34 जूल सेकेंड। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरुग्राम। बिजली के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुरुग्राम यानी हरियाणा में स्थापित किया गया था। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? जीवन की उत्पत्ति 3.8 बिलियन वर्ष पहले। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुई। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष है उसका कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन क्या संभव है। इसका एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। आकार में बनावट की दृष्टि से पृथ्वी क्या है? शुक्र के समान है। पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति कारण से नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का औसत व्यास कितना होता है? तो 12,742 किलोमीटर, 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम इरेस्टोथेनिस ने की थी, सर्वप्रथम इरेस्टोथेनिस ने किया था। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है आपको बारीक बात। बारीक बात राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है आपको बारीक बात। दूसरा देखते हैं, जिगर शब्द संबंधित है। जिगर शब्द जो संबंधित है आपको डी यानी बिलियर्ड्स है। बिलियर्ड्स, जिगर शब्द बिलियर्ड्स से संबंधित है। बिलियर्ड्स हो गया वर्ल्ड प्रोफेशन बिलियर्ड्स तथा स्नूकर एसोसिएशन इस खेल को नियंत्रित करती है। बिलियर्ड्स प्रमुख खेल शब्दावली हो गया क्यू, जिगर, ब्रेकपॉट, इनलक, इन हॉफ, कैनसा, बोल्डिंग, हैजर्ड, ये सब बिलियर्ड्स का है। गोल्फ की बात करें तो आधुनिक गोल्फ खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। आधुनिक जो है ये स्कॉटलैंड में शुरू हुआ। प्रमुख खेल शब्दावली जो है बोंगी, फोरसम, सटाइमी टी, पुटहॉट निवालिक, कैडी लिम्स, आयरन पुटिंग द ग्रीन, बंकर कोर्स, लाइव पोस्ट आदि। शतरंज की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि भारत में यह खेल ईसा बाद यानी 7वीं सदी में शुरू हुआ था। शतरंज का जनक कौन है? तो इंडिया है। प्रमुख खेल शब्दावली की बात करें तो बिशप है, गैम्बिट है, चेकमेट है, स्टेलमेट है, पॉन है, ग्रैंड मास्टर है, फिंडे है, नाइट है, एलोडो रेटिंग है, रैंक है, कैसल है, पीसेज है, चेक है आदि। पोलो की बात करें तो पोलो प्रमुख खेल शब्दावली बंकर, चक्कर, मेलेट, बंडर, चुक्का, एडिसरेल, एंगल शॉट, ये सब क्या है? पोलोस है। क्या है? बंकर, चक्कर, मेलेट, बंडर, चुक्का, एडिसरेल, एंगल शॉट आदि। कल भी ये सब में कल के यानी पिछले सेट में 15 नंबर में क्या हुआ है करवाए थे, सारा क्वेश्चन दिया था उसमें। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? ऑप्शन डी हो जाएगा 91। भारतीय संविधान 91 संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की बात करें
तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सदैव मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। क्या कह रहा है कि राज्यों में जो मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो है विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% अधिक नहीं होगी, लेकिन किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। कितने? 12 से। भारतीय फिल्म फेयर 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार किसने जीता? तो ओम राउत ने जीता। इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय फिल्म फेयर समारोह 66वां 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार फिल्म तान्हाजी के लिए ओम राउत ने जीता। तान्हाजी के लिए अजय देवगन थे इसमें। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए NaOH से। किससे? NaOH से। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को NaOH से धोना चाहिए। NaOH का व्यापारिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा है और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। उपयोग की बात करें तो साबुन बनाने में, कागज और रेशम उद्योग में आदि। HCl का जो व्यापारिक नाम है नमक, HCl व्यापारिक नाम नमक है। HCl का व्यापारिक नाम नमक का अम्ल है और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नाम नमक का अम्ल है, सॉरी, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका नाम है। उपयोग की बात करें तो क्लोरीन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, अम्लराज बनाने में भी किया जाता है, रंग बनाने में, क्लोराइड लवण के निर्माण में। H2SO4 का व्यापारिक नाम क्या है? तो ऑयल ऑफ विट्रियोल भी इनको बोला जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। उपयोग है प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, रंग उत्पादन में किया जाता है, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, स्टोरेज बैटरी में भी इसका उपयोग किया जाता है। KMnO4 की बात करें तो व्यापारिक नाम इसका है लाल दवा और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो पोटेशियम परमैंगनेट। यह जल को कीटाणु रहित करता है। इसको एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह प्रयोग किया जाता है। पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन जो है मेजबान देश कौन सा है? पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश में से कौन सा है? डी हो जाएगा भारत। पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया मेजबान देश भारत है। ब्रिक्स 5 देशों के ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह है। 1 जनवरी 2024 से 4 देश मिस्र, इथोपिया, ईरान एवं संयुक्त अरब अमीरात इसके नए सदस्य बने हैं। कौन कौन? मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात इसके नए सदस्य बने हैं। वर्तमान में ब्रिक्स में 9 देश हैं। यदि हम किसी भिन्न को इससे गुना करें तो इसके गुणनफल को इस भिन्न में व्युत्क्रम से भाग दें तो परिणाम इतना प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या होगा? इसका सी हो जाएगा 2.2/3। देखते हैं सॉल्यूशन। क्या भिन्न क्या है? XY और इसमें क्या क्या एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया XY से, एक बार डिवाइड कर दिए तो भिन्न इतना आया। इस तरह से हम इसको डिकोड किए तो भिन्न हमारा आ जाएगा आंसर। 29 निम्नलिखित में से कौन मुद्राक्षस की रचनाकार था? ये विशाखदत्त हो जाएंगे। मालिका अग्निमित्रम के लेखक कालिदास। स्वप्न वासवदत्ता का भास, बुध चरितम का अश्वघोष, महाभाष्य का पतंजलि, नीतिसार का कामंदक, आर्यभट्टियम का आर्यभट्ट, पंचतंत्र का विष्णु शर्मा, स्वप्न वासवदत्ता का भास, मालिका अग्निमित्रम का कालिदास। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 ईस्वी में जून 1948 ईस्वी तक ये थे। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित हुई। इसे भारत विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिससे 18 जुलाई 1947 ईस्वी को राजशाही स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। विधेयक के अनुसार जो भारत और पाकिस्तान के 2 राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। लॉर्ड वेवल की बात करें तो 1944 से लेकर 1947 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था 3 वर्ष, 44, 45, 46, 3 से 4 वर्ष। 1945 में वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन हुआ था। 1945 में जब वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1945 में समाप्त हुआ। 1939 से लेकर 1945 तक चला था। 31 है कि प्रोटेस्टेंट वाद के जनक थे तो मार्टिन लूथर थे।
प्रोटेस्टेंटवाद के जनक मार्टिन लूथर थे। प्रत्ययवाद यानी आइडियलिज्म के जनक प्लेटो थे। हेनरी V एक ब्रिटेन का शासक था जिन्हें ब्रिटेन पर शासन किया। रॉटरडैम का इरास्मस डच मूल का एक मानवतावादी धर्मशास्त्री और दार्शनिक था। 32 विश्वतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? विश्वतीय वर्षा वन को ब्राजील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। प्रेरी घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये संपूर्ण उत्तरी अमेरिका में क्या है? तो विस्तृत है। संपूर्ण उत्तरी अमेरिका में विस्तृत है। पतझड़ी या पर्णपाती ऐसे पौधे और वृक्षों को कहा जाता है जो हर वर्ष किसी मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया घास का मैदान है डाउन, अफ्रीका का सवाना उष्ण घास का मैदान है, दक्षिण अफ्रीका का वेट शीतोष्ण घास का मैदान, यूरेशिया का स्टेपी, वेनेजुला का लानोस। आयरिश सागर स्थित है। आयरिश सागर है ब्रिटेन के पश्चिम में। आयरिश सागर ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। आयरिश सागर आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के द्वीपों को अलग करता है। ठीक है, अब देखते हैं नाम, स्थिति और महासागरीय भाग की अगर हम बात करें, जैसे कि बेरिंग सागर है, ये रूस के उत्तर पूर्व में स्थित है। महासागरीय भाग उत्तरी प्रशांत महासागर। पीला सागर जो है कोरिया के पश्चिम है। कोरिया के पश्चिम में ये प्रशांत महासागर में है। पूर्वी चीन सागर है, चीन के पूर्व में। पूर्वी चीन सागर जो है ये चीन के पूर्व में है। महासागरीय भाग ये प्रशांत महासागर है। दक्षिण चीन सागर आपको चीन के दक्षिण में है। ये जो है प्रशांत महासागर में है। लाल सागर है, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। लाल सागर जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। इसका जो महासागरीय भाग ये हिंद महासागर में है। बंगाल खाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व में है। बंगाल खाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के क्या है तो पूर्व में है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो गोदावरी। ये महासागरीय भाग ऐसा क्या है तो हिंद महासागर। अरब सागर भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में है। और ये जो है इसका भाग जो महासागरीय भाग है तो हिंद महासागर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी। 31 मार्च 2000 को विशेष आर्थिक क्षेत्र। भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को विशेष आर्थिक योजना क्षेत्र घोषित योजना थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसे कहते हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र किसी देश विशेष के भीतर एक ऐसी भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें आयात निर्यात उत्पाद शुल्क आदि के संबंध में कुछ ऐसी विशिष्ट सुविधाएं तथा रियासतें प्राप्त हैं जो गैर सेजों का क्षेत्र को प्राप्त नहीं है। इन विशिष्ट सुविधाओं के कारण ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन को देश स्थित विदेशी क्षेत्र की संज्ञा प्रदान किया जाता है। इनके प्रमुख उद्देश्य क्या था? निर्यात को बढ़ाना है। सर्वप्रथम निर्यात में प्रभावी बुद्धि लाने के उद्देश्य से एक पहल करते हुए केंद्र सरकार ने 8 परंपरागत निर्यात संवर्धन परिक्षेत्र यानी स्पॉट प्रोसेसिंग जोन यानी EPZ को 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी एग्जिम नीति का अधीन विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों में रूपांतरित कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी एग्जिम नीति में चीनी मॉडल का अनुसरण करते हुए विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ योजना लागू की गई, जिनका उद्देश्य निर्यात हेतु अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रतिस्पर्धा का एवं बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराना था। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी EPZ की अगर बात करें, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, भारत एशिया का पहला देश है। भारत एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी EPZ की महत्ता को स्वीकार किया और कांडला यानी गुजरात में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 स्थापित किया। 1965 में कांडला यानी गुजरात में। इन क्षेत्रों की स्थापना का उद्देश्य देश से निर्यातित वस्तुओं के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करना था ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपने स्थान बना सके। अधिकांश रोगकारक सूक्ष्मजीवी डैश तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं। अधिकांश रोगकारक सूक्ष्मजीवी डैश तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं। ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। अधिकांश रोगकारक सूक्ष्मजीव 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं। केल्विन की बात करें 310 केल्विन सेल्सियस। मनुष्य में जो है केल्विन का अगर मतलब फ़ारेनहाइट तो पता है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है न्यूनतम, मतलब नॉर्मल तापमान है ये। और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस ये मनुष्य के एवरेज तापमान है, इतना रहना चाहिए। और केल्विन में 310 केल्विन रहना चाहिए। सही कथन की विचार करें, यानी पहला है कि मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है।
जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसम दशाओं का क्या है, तो औसत है। ये सी हो जाएगा तीनों। अब जलवायु देखते हैं क्या है। जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय की दैनिक मौसमी दशाओं का माध्य है जो तापमान, वर्षण, वायुदाब, पवन एवं आर्द्रता द्वारा व्यक्त किया जाता है। पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 जलवायु कटिबंधों में बांटा गया है, जैसे कि उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जोन, शीतोष्ण कटिबंधीय तथा शीत कटिबंधीय फ्रीज जोन। विषुवतीय रेखा में ध्रुवों की ओर इन कटिबंधों का क्रमशः विस्तार होता है। विषुवतीय रेखा में जो है ध्रुवों की ओर इन कटिबंधों का क्या होता है, तो क्रमशः विस्तार होता है। संसार की आर्द्रतम स्थान भारत का मॉनसीनराम मेघालय है। भारत का मॉनसीनराम मेघालय है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान क्या है, तो अंटार्कटिक का वोस्टॉक है। यहाँ 21 जुलाई 1983 को -39.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था। -39.2 डिग्री तापमान जो है रिकॉर्ड किया गया था। जलवायु परिस्थितियाँ की बात करें तो अत्यधिक गर्म ये होता है सहारा मरुस्थल, अधिक ठंडा होता है अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा होता है मॉनसून, अधिक सूखा होता है आपको चिली। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल जो विभिन्न प्रकार के गैसों का क्या है, तो मिश्रण है। इसमें मनुष्यों एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे हो गया ऑक्सीजन तथा पौधे के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है वायुमंडल में। वायुमंडल के संगठन में कई गैस योगदान देते हैं, जिनमें 99% केवल नाइट्रोजन ऑक्सीजन का है। शेष लगभग 1% भाग में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, जेनॉन आदि गैसों का सम्मिलित रहती है। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है, क्या कहलाता है, तो साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। साइबर स्टॉकिंग। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। अब देखें स्निफिंग। स्निफिंग क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें इन सभी डाटा पॉकेट्स को मॉनिटर और कलेक्ट किया जा सकता है, जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क से होकर गुजरते हैं। स्निफिंग का ज़्यादातर प्रयोग हैकर्स और अटैकर्स के द्वारा इलीगल तरीके से डाटा को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है, इलीगल तरीके से। अब देखते हैं स्पूफिंग। स्पूफिंग यानी सूचना सुरक्षा और विशेष रूप से नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में स्पूफिंग हमला एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति या कार्यक्रम सफलतापूर्वक एक दूसरे के रूप में पहचानता है ताकि डेटा को गलत तरीके से फायदा पहुंचा सके। स्पैमिंग की बात करें तो स्पैमिंग किसी व्यक्ति को एक ही विशेष पर बार बार मैसेज को भेजना स्पैमिंग कहलाता है। बार बार मैसेज भेजना स्पैमिंग कहलाता है। स्पैमिंग मेल का मुख्य उद्देश्य यूजर के कंप्यूटर का डाटा चोरी करना होता है, जैसे कि ईमेल, फेसबुक और व्हाट्सएप पर सबसे ज़्यादा स्पैमिंग होती है। अर्थात अवांछित संदेश या विज्ञापन लोगों को भेजना क्या कहलाता है, स्पैम कहलाता है। संसद की गणपूर्ति निश्चित है। ऑप्शन ए हो जाएगा सदन की सदस्यता का 10वां भाग। संसद की गणपूर्ति निश्चित है, सदन की सदस्यता का 10वां भाग। संसद की गणपूर्ति निश्चित है, सदन की सदस्यता का 10वां भाग। गणपूर्ति की बात करें तो अनुच्छेद 103 के अनुसार प्रत्येक सदन की कार्यवाही के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 10वें भाग की उपस्थिति अनिवार्य है। गणपूर्ति न होने की स्थिति में सदन की कार्यवाही गणपूर्ति होने तक स्थगित कर दी जाएगी। सदन की कार्यवाही गणपूर्ति होने तक जो है स्थगित कर दी जाएगी। कौन से चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया? कौन से चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया? तो इसका जो हो जाएगा हमारा 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा फाहियान। कौन से चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया? तो फाहियान हो जाएंगे ऑप्शन डी। फाहियान चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य कौन थे? तो शीलभद्र थे। याद रखिएगा शीलभद्र थे। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। तारनाथ एक तिब्बती लेखक था जिसने कंगयूर तथा तेंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। विभिन्न देशों में कई लोग को प्रभावित करने वाली बीमारियों को कहा जाता है तो महामारी कहा जाता है। महामारी। निम्न से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? स्टोरेज की बहुत बार पूछा जाता है, टेराबाइट है। टेराबाइट स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। कंप्यूटर में द्विघाड़ी पद्धति जो है 0 से 1 का प्रयोग किया जाता है। 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर स्टोरेज का भाग जो है 1 बिट यानी 0 या 1, 4 बिट यानी 1 निब्बल, 4 बिट यानी 1 निब्बल, 8 बिट यानी 1 बाइट, 8 बिट यानी 1 बाइट, 1 किलो बाइट यानी KB = 1024 बाइट, 1024 बाइट
और 1000 मेगावाट यानी एम बी इजकल टू 1024 किलोवाट, ठीक है। और 1 गीगाबाइट इजकल टू 1024 मेगाबाइट, ठीक है, एम बी यानी 1 GB में कितना होता है 1024। 1 टेराबाइट में 1024 क्या होता है, GB होता है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि अगर सॉल्व करते हैं इसका 1.9 का हो जाएगा 3.61, इसका हो जाएगा आपको 3.464, तो इस तरह से यही सबसे बड़ा आता है मेरा, सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा ऑप्शन डी। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से जिसका उपयोग परीक्षक के रूप में किया जाता है, ये है आपको सोडियम मेटाबाइसल्फेट। सोडियम मेटाबाइसल्फेट संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग परीक्षक के रूप में किया जाता है। सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग कीटनाशक, जैम, बेकरी उत्पाद, आलू के चिप, सूखे फलों के रस, मसालेदार खाद्य पदार्थों के संरक्षित करने में की जाती है। इसका उपयोग ऐसी दवाओं जिनमें एड्रेनालाइन, एनेस्थेटिक्स, पैरासीटामोल, एंटीफंगल, कार्टिकोस्टेरॉइड्स, हेमाराइडल क्रम एवं आई ड्रॉप के निर्माण में शामिल है। ऑर्थोसल्फोबेंजोइमाइड, जिसे सैकरिन भी कहते हैं, प्रथम लोकप्रिय क्या था? कृत्रिम मधुरक है। इसकी खोज 1879 ईस्वी में हुई थी। यह सुक्रोज से 550 गुना अधिक मीठा होता है। बाजार में बिकने वाले कुछ प्रमुख कृत्रिम मधुरक है आपको एम्पाटेम, सैकरिन, सुक्रालोस एवं एलिटेम। डाइक्लोफेनेक सोडियम आमतौर पर जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, माहवारी में होने वाले तीव्र दर्द यानी माइग्रेन और एंकिलोसिंग ऐसा इम्प्लीमेंट्री आर्थराइटिस जो जोड़ों और स्पाइन को प्रभावित करता है, इसके कारण होने वाला दर्द है। सूजन या इन्फ्लेमेशन में से छुटकारा दिलाने में मदद करती है। सोडियम टाइप्रोपोलीफॉस्फेट यानी टाइफॉस्फोरिक एसिड का सोडियम नमक है। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा अक्टूबर में। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, संविधान दिवस 26 नवंबर को। 26 नवंबर को। आगे, भारत इजरायली कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। कार्मेल क्या है? भारत जो है इजरायली कार्मेल का उत्पादन करेगा। तो ये कार्मेल आपको है क्या? एक राइफल है। भारत इजरायली कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। कार्मेल एक राइफल है। इजरायल की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? तो मौसाद। निम्न से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? तो डेसिबल। डेसिबल है ध्वनि की इकाई। डेसिबल ध्वनि का स्तर का मात्रक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 45 डेसिबल तक के ध्वनि को कर्णप्रिय एवं मानवीय स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुरक्षित बताया। 45 dB था। अब प्रतिध्वनि क्या होता है? यानी इक्को। किसी परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा किसी पहाड़ के निकट जोर से चिल्लाने या ताली बजाने पे कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। पुनः सुनाई देने वाली ये ध्वनि होती है, यही कहलाती है हमारे प्रतिध्वनि यानी इक्को। जाके मान लीजिए रूम बंद कर लेते हैं, आप उसमें चिल्लाइए तो उसके बाद क्या होता है? आवाज़ रिटर्निंग फिर से सुनाई देती है। ये क्या है? हमारे प्रतिध्वनि। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक रहता है, यानी कुछ बोले तो 0.1 सेकंड तक प्रभाव रहता है कान पे। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए जब मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य ही होना चाहिए। क्यूलरी ऊर्जा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। वोल्ट विभवांतर की इकाई है। वोल्ट विभवांतर की इकाई है। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। सतत विकास विश्व शिखर सम्मेलन 2002 जो है जोहान्सबर्ग में हुआ था। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग में 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में 22वां, और इसका आयोजन द एनर्जी एंड द रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा किया गया। टेरी द्वारा मेन थीम क्या था? तो मेन स्ट्रीमिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट रिजलाइजेशन फॉर कलेक्टिव एक्शन। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? दक्षिण अफ्रीका की बात किया जाता है इंडियन ओपिनियन की। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका प्रकाशित की। नवजीवन पत्रिका के संपादक भी महात्मा गांधी थे। 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ राम समाचार पत्र का संस्थापक एनी बेसेंट थे।
न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का संस्थापक कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। सितारों के टिमटिमाने का कारण, सितारों के टिमटिमाने का कारण है आपको ए, सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। सितारे के टिमटिमाने के कारण सितारों के प्रकाश का क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश क्या होता है? निरंतर अपरिवर्तित होता जाता है। निरंतर क्या होता है? तो अपरिवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्तित अपवर्तनांक हो। क्या? जिसका क्रमिक परिवर्तित अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। वायुमंडल क्या करता है? तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। अतः तारे की आभासी स्थिति जो है उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ क्या होती है? तो भिन्न प्रतीत होती है, क्योंकि तारे बहुत दूर हैं। अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट हैं, क्योंकि तारे के से आने वाले प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारे प्रकाश की मात्रा क्या है? झिलमिलाती रहती है। तारे के रंग की अगर बात की जाए, तारे के रंग उनके तापमान पर निर्भर करती है। कहाँ पे? तापमान पर निर्भर करती है और उनकी आयु का सूचक है। ये तारे का तापमान है, तारे का रंग जो है उनके तापमान पर निर्भर करती है और उनकी आयु का भी सूचक है। जितना चमकीला होता है उसकी आयु उतनी कम होती है। तारे में पाए जाने वाली गैस हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व जो है 2.5% होता है। तारों में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। तारों में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। 50 नंबर है। 50 नंबर। प्रभाव कीटनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। प्रभाव कीटनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने में लिया जाता है वो है सोडियम मेटासिलिकेट। सोडियम मेटासिलिकेट। प्रभाव कीटनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए सोडियम मेटासिलिकेट को उपयोग में लिया जाता है। कीटनाशक वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरेमीन को सामान्यतः कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। सोडियम मेटासिलिकेट यानी Na2SiO3 का उपयोग जो है अग्निरोधक मिश्रण, कपड़े धोने, डेयरी धातु और फर्श की सफाई करने में, कीटनाशक, साबुन और सिंथेटिक डिटर्जेंट में किया जाता है। आगे देखते हैं पूर्तिरोधी यानी एंटीसेप्टिक। पूर्तिरोधियों को सजीव ऊतकों जैसे घाव, चोट, वन, अल्सर और रोगग्रस्त त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। रोगग्रस्त त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। फ्यूरासिन यानी सोफ्रामाइसिन इत्यादि इनके उदाहरण है। सोफ्रामाइसिन इत्यादि जो है इनके उदाहरण है। साधारणतः अगर हम बात करें, साधारणतः प्रयुक्त किया जाने वाला पूर्तिरोधी डेटॉल क्लोरोजाइलोन तथा टर्पिनोल का क्या होता है? मिश्रण होता है। साधारणतः जो है प्रयुक्त किया जाने वाला प्रतिरोधी डेटॉल क्लोरोजाइनोल तथा टर्पिनोल का क्या होता है? मिश्रण होता है। सैट्रिक अम्ल की बात करें तो नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में पाया जाता है। सैट्रिक अम्ल जो है नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में क्या होता है? तो पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल जो आपको इमली में पाया जाता है। आयोडीन का उपयोग कीटनाशक के रूप में औषधि के उत्पादन में, टिंचर आयोडीन बनाने में तथा रंग उद्योग में किया जाता है। आयोडीन का उपयोग की बात करें तो कीटनाशक के रूप में, औषधियों के उत्पादन में, टिंचर आयोडीन बनाने में जो है इसके रंग उद्योग में भी किया जाता है आयोडीन का उपयोग। 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य का पठार आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य का पठार मुख्यतः छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब दंडकारण्य है क्या? यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। तेलंगाना यानी आंध्र का पठार के बारे में देखते हैं। तो इस पठार की 2 सूक्ष्म इकाइयाँ हैं, तेलंगाना एवं रायलसीमा उच्च भूमियाँ। रायलसीमा पठार एक समतल भूमि है। तमिलनाडु के पठार की बात करें, यह पठार दक्षिणी सह्याद्री तक तमिलनाडु तटीय मैदानों में क्या है? तमिलनाडु तटीय मैदानों पर विस्तृत है। संदर्भ समूह है आपका आकांक्षा समूह। ठीक है, आगे देखते हैं। 56 स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान कीजिए, कूटों को सही से विकल्प चुनिए। इसका हो जाएगा हमारा C नंबर यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा आपको 3 नंबर हो जाएगा, तो दोहरी झिल्ली की होती है। लाइसोसोम हो जाएगा,
एकल झिल्ली की राइबोसोम हो जाएगा झिल्ली विहीन। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। नामकरण इसके सी बेंडा कालबेल्डा या अंडाकार होती है। खोज इसके अल्टमैन ने किया था 1886 में। नामकरण जिसका दिया बेंडा ने दिया। यह कोशिकीय शक्ति यानी पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नील हरित शैवालों को छोड़कर पौधे एवं प्राणियों के सभी सजीव कोशिकाओं में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में इनके समतुल्य रचना मीसोसोम कहलाती है, जो श्वसन कार्य तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। लाइसोसोम पर है। लाइसोसोम गोल आकार की एक परत झिल्ली से घिरी संरचना होती है। इसका निर्माण गोल्जी काय अथवा अंतःपरदवी जालिका से होता है। इसका मुख्य कार्य अंतः कोशिका पाचन, कोशिका विभाजन एवं जीर्ण कोशिका को नष्ट करना है। जीर्ण कोशिका को क्या करना है तो नष्ट करना है। लाइसोसोम का ये है। इसे आत्महत्या की थैली कहती है लाइसोसोम के। इसकी खोज जो है डी डुबे ने 1955 में की थी। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी 1955 में। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। स्तनधारियों की लाल रक्त कणिका में जो है आपको लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। राइबोसोम के बारे में पढ़े तो इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जॉर्ज पलाडे ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में की थी। राइबोसोम की रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। इनका नामकरण 1958 ईस्वी में रॉबर्ट के द्वारा किया गया। यह दोनों प्रकार के कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। इसे प्रोटीन का उत्पादन स्थल अर्थात प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आरएनए एवं प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण भी कहते हैं। आरएनए की उपस्थिति के कारण आरएनए प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी कण भी कहते हैं। आगे कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है तो ये फास्फोफोलिपिड लिपिड है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड या फास्फोफोलिपिड लिपिड पाया जाता है। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखें तो यह अर्धपारगम्य झिल्ली है जिसकी मोटाई है 25 एंगस्ट्रॉन है। 25 एंगस्ट्रॉन से लेकर 75 एंगस्ट्रॉन तक होती है। यह फास्फोफोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। जीव द्रव कला विसरण जल प्राशन किया पारगम्यता एटीपी बनाने में इलेक्ट्रॉन के आवागमन हेतु माध्यम का कार्य करती है। ग्लाइकोलिपिड जटिल लिपिड होती है जिनमें कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल समूह होते हैं। वे अनिवार्य रूप से ऐसे यौगिक हैं जिनमें ग्लाइकोलिसिड लिंकेज से बंधे एक या अधिक अणु होते हैं। ग्लाइकोलिपिड विभिन्न ऊतकों यानी मस्तिष्कों और तंत्रिका कोशिका में पाए जाते हैं। गोल्जी का ग्लाइकोप्रोटीन वो ग्लाइकोलिपिड निर्माण का मुख्य स्थल है। रेगिस्तानी पौधे की पत्तियां पर क्यूटिन नामक एक मोमी होती है जो पीने की कमी को रोकने में मदद करती है। क्यूटिन एक सुरासात्मक परत बनाती है जो कि वाष्पोत्सर्जन क्या करती है तो कम करती है। ठीक है। क्यूटिन 2011 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी तो इसका सी हो जाएगा इटली। इम्पोर्टेंट नहीं है ये। 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील करेगा 2024 में, जो कि हो गया है। ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा 2025 में कौन किया है। निम्न से भारतीय संविधान का कि कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 13 की बात करें तो कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, कस्टम या व्यवहार जिससे कानून की शक्ति प्राप्त हो इसमें शामिल है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषम के अवसर की समता। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। हल्दीबाड़ी चिल्लीहाटी रेल लिंक भारत के किस देश से जोड़ता है। हल्दीबाड़ी चिल्लीहाटी रेल जो है किस देश, भारत को किस देश से जोड़ता है तो बांग्लादेश से जोड़ता है। बांग्लादेश से। हल्दीबाड़ी चिल्लीहाटी रेल लिंक भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। हल्दीबाड़ी चिल्लीहाटी रेल लिंक की बात करें तो 56 साल बाद भारत बांग्लादेश चिल्लीहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक 2021 में बहाल हुआ, जो इंडो पाक युद्ध 1965 के समय बंद हुआ था। इंडो पाक युद्ध के समय बंद हो गया था। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग लगभग 9300 किलोमीटर है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग लगभग 9300 किलोमीटर है। एनसीईआरटी के सत्र 1920 के पुस्तक से लिया गया। लंबाई जो है उस वहाँ पे इसकी लंबाई दिया गया है 9332 किलोमीटर ज़्यादा है। विलुप्त संख्या ज्ञात करना है तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 85। तो देख सकते हैं 45 × 2 84 और इसके बाद डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 19। 103 + 1 104। इस तरह से डिकोड हम करेंगे तो ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा। द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3
किसके चयनित भाषणों का संकलन है? द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 रामनाथ कोविंद। द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 रामनाथ कोविंद के चयनित भाषणों का क्या है? एक संकलन है। निम्न से कौन से विश्व की व्यस्तम नहर है? तो कील नहर जो है विश्व की व्यस्तम नहर है। अब बात करते हैं हम अब क्या कि नहर स्थान और स्थिति। जैसे कील नहर कहाँ पे है? तो कील नहर है आपको जर्मनी में। यह स्थिति जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। पनामा नहर जो कि पनामा में है, और ये इसकी स्थिति है कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच पनामा नहर। वेलेंट नहर ये भी कनाडा में है, आपको कनाडा में ये इरी और ऑटोरिया के बीच, इरी और ऑटोरिया के बीच। सुएज नहर मिस्र, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच, यानी उसको जोड़ता है। इरी नहर अमेरिका में है। इरी झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। इरी झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। सू नहर अमेरिका को सुपीरियर झील को ड्यूरन झील से जोड़ती है। सुपीरियर झील को ड्यूरन झील से जोड़ती है। राइन नदी जर्मनी में स्थित है। कहाँ है राइन नदी? जर्मनी में स्थित है। यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी। कैसी होगी स्प्रिंग? तो संकुचित होगी। क्या होगी? संकुचित होगी। किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नया विभाग बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक नया विभाग बनाया था। विभाग संस्थापक और कार्य। दीवान ए अमीर ए कोही यानी संस्थापक इसके थे मोहम्मद बिन तुगलक, इसके कार्य थे कृषि विभाग। दीवान ए बंदगान यानी फिरोज शाह तुगलक, इसके संस्थापक थे दास विभाग। कार्य दास विभाग मतलब संभालते थे। जैसे कि दीवान ए अमीर ए कोही, इसके संस्थापक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। इनका कार्य क्या था? तो कृषि विभाग को संभालना। दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था, इसका काम था दास विभाग को संभालना। दीवान ए खैरात यह भी फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था और इसका काम जो था आपको दास विभाग। दीवान ए इस्तेहाक फिरोज शाह तुगलक ने पेंशन विभाग को देखरेख करने के लिए। इल्तुतमिश ने हस्म एक कल्ब विभाग का स्थापना किया था, इसका काम था क्या? केंद्रीय सेना देखना। इल्तुतमिश ने इस हसम ए अतरफ किसने बनाया? स्थापित किया इल्तुतमिश ने। इसका काम था सामंतों व प्रांतपतियों की सेना। बलबन की बात करें, दीवान ए अर्ज बलबन ने स्थापित किया था। सैन्य विभाग को संभालना इसका मुख्य कार्य था। सिकंदर लोदी ने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद एवं गाना विद्या के श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की। एक इक्कीस मान के लिए चारों अंकों की संख्या 6 से 25 11 से भाज्य है। इस तरह सी हो जाएगा हमारा। विषम स्थान के अंकों का योग सम स्थान के अंकों के योग की संख्या के दाएं तरफ से होता है। जानवरों में संग्रहित होने वाले प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। ये पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक कौन है? तो ग्लाइकोजन एवं पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड की बात करें तो मोनोसेकेराइड के कई अणुओं से मिलने वाली लंबी श्रृंखला वाले अघुलनशील पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज तथा काइटिन आदि होते हैं। ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च ये सब होते हैं। स्रोत की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट सभी प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे फल, अंजीर, दूध, पके फल, शकरकंद तथा गन्ने आदि में पाया जाता है ये स्रोत। डाइसेकेराइड की बात करें डाइसेकेराइड की तो दो समान या भिन्न मोनोसेकेराइड अणुओं के संयोग से एक डाइसेकेराइड बनता है। जैसे माल्टोज जब बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, सुक्रोज बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से, लैक्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। पूछता है ये सभी मीठे एवं जल में घुलनशील होते हैं। माल्टोज अंकुरित बीजों यानी सुक्रोज गन्ना तथा लैक्टोज दुग्ध संग्रह में होती है। लैक्टोज सर्वाधिक मात्रा में जो है माता के दूध में होती है लैक्टोज। मोनोसेकेराइड की अगर बात की जाए तो मोनोसेकेराइड जो है ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है। जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज आदि ये मीठे फल एवं शहद में होती है। ये रंगहीन, घुलनशील तथा मीठे होते हैं, इसीलिए इन्हें संकरा कहते हैं। ट्राइसेकेराइड की अगर बात करें तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें जल अपघटन से 3 मोनोसेकेराइड बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्राइसेकेराइड कहते हैं। ट्राइसेकेराइड। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो ये घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप प्राथमिक समूह का लक्षण है। प्राथमिक समूह के बारे में अगर बात करें तो प्राथमिक समूह के कई दृष्टांत हैं। परिवार, मित्र मंडली, जनजातीय समाज, पड़ोस और खेल समूह। इनके सदस्यों के बीच घनिष्ठ, अनौपचारिक एवं प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। इस समूह के सदस्य में अपनत्व की भावना होती है। भारतीय गांव एक प्राथमिक समूह है। गांव के लोग न केवल एक दूसरे के व्यक्तिगत रूप में जानते हैं बल्कि वे प्रत्येक परिवार के इतिहास से परिचित भी होते हैं। प्राथमिक समूह के लक्षण की बात करें तो इसमें क्या कि एक से अधिक व्यक्ति,
दूसरा संवेग, पारस्परिक पहचान, शारीरिक समीपता, लघु आकार, संबंधों की अवधि, सुनिश्चितता, सजातीयता, आत्मनिर्भरता, ये समूह के लक्षण है। 69 इसे मिलान करना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका हम देखते हैं कि इसका हो जाएगा आपको 4 नंबर आंसर, 4 इसका सॉरी ये हो जाएगा ये, यानी क्या है कि ग्राम पंचायत गठन आपको हो जाएगा 40, ग्राम पंचायत गठन अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता यानी अनुच्छेद 44 हो जाएगा, कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण की बात कर रहा है, यानी 50-50 कर दिए, इसे याद रखिए, अनुच्छेद 50। 70 व्यापार और प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना कहाँ हुई थी, ये हो जाएगा बी, जेनेवा में। व्यापार और प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना जेनेवा में हुई थी। प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता गेट के द्वारा हुई, यानी प्रशुल्क व्यापार समानता समझौता गेट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से राष्ट्रों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार करने का प्रयास शुरू किया। 1947 में जेनेवा में 23 देशों ने प्रशुल्क और व्यापार संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसी समझौते को गेट के नाम से जाना गया, जो जनवरी 1948 में लागू हुआ। प्रारंभ में गेट की स्थापना एक अस्थायी प्रबंध के रूप में की गई, किंतु कालांतर में यह एक अस्थायी समझौता बन गया। गेट का मुख्यालय कहाँ, जेनेवा में। इसका मुख्य उद्देश्य देशों के बीच संरचनात्मक प्रतिबंधों को कम करना था। सबसे अधिक प्रिय राष्ट्र यानी मोस्ट फेवरेट नेशन का सिद्धांत गेट से संबंधित था। 8वां दौर यानी 1986 से लेकर 94 के बीच हुआ था। 8वां दौर इसका अंतिम दौर था। इसका 8वां दौर 1986 से लेकर 94 में हुआ। सबसे अधिक प्रिय राष्ट्र मोस्ट फेवरेट नेशन का सिद्धांत गेट के, इसका अंतिम दौर था यह 8वां जो है। 8वें दौर यानी उरुग्वे दौर में ही बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित विषय यानी गेट से सम्मिलित किए गए डंकल प्रस्ताव गेट उरुग्वे दौर चक्र के परिणाम स्वरूप गेट के स्थान पर WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसी का स्थापना इसी के स्थान पर कर दिया गया। ध्यातव्य है कि बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है, ये याद रखिएगा स्थापना इसका। ध्यातव्य है कि बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापारिक पहलू है TRIPS तथा व्यापार से संबंधित निवेश ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर TRIMS डंकल प्रस्ताव से क्या संबंधित है। भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया। यह किसका प्रतिस्थापन है, ये GSAT-12 का है। भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट द्वारा छोड़ा गया। यह GSAT-12 का प्रतिस्थापन है। GSAT-12 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया। इसका प्रक्षेपण 25 दिसंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ। 2021 में शांति के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, इंपॉर्टेंट नहीं है, मारिया रेसा और डेमेट्री मुरातोवा को। ये मैं करवा दिया हूँ। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की सोच का विकास करना है, तो व्याख्यात्मक। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक सोच का विकास करना है। क्या कहते हैं, मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री थे। उनके कार्यों में धर्म और पूंजीवाद का उदय, आदर्श प्रकार, आदर्श नौकरशाही एवं नौकरशाही के कार्य पद्धति, सत्ता शक्ति आदि शामिल है। मैक्स वेबर दुर्खिम के समकालीन थे। वेबर मार्क्स के विचार से भी प्रभावित थे, किंतु अनेक बिंदुओं पर उन्हें वह मार्क्स से क्या थे तो असहमत थे। कार्ल मार्क्स अनुसार सामाजिक परिस्थिति और घटनाओं में जो है परिवर्तन आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन से आता है, जबकि वेबर ने इसका विरोध किया और यह बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार धर्म सामाजिक परिवर्तन विशेषकर आर्थिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। धर्म क्या है, धर्म सामाजिक परिवर्तन विशेषकर आर्थिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। मैक्स वेबर ने सोशियोलॉजी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध द्वारा उसके दिशाक्रम और परिणामों के कार्य कारण विश्लेषण पर पहुंचने का क्या करता है तो प्रयास करता है। अतः स्पष्ट है कि उन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन में सामाजिक क्रिया के अध्ययन पर विशेष बल दिया तथा इसे केंद्र बिंदु माना है। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। मानक समय रेखा कर्क रेखा, और कर्क रेखा माही नदी को भी 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ऐसे पढ़ना है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तेलंगाना से नहीं गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा तेलंगाना से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर के नैनी से हो गुजरने वाले
82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे क्या है तो आगे है। 82.5 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटते हैं। 76 देखते हैं, सूची 1 को 75 मिलान करना है। ऐसे कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक तरह से मान लीजिए। बी यानी विली विली कहाँ की है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया के। हरिकेन कहाँ की है, तो हरिकेन है आपको क्या कहते हैं, बी का 3 यानी यूएसए। टाइफून है चीन का। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और संबंधित देश, विली विली ऑस्ट्रेलिया का, हरिकेन यूएसए का, टाइफून है चीन का। कौन सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो ये आपका जो पीठ मुद्रा है ये गुजरात, ये सम्मिलित नहीं है। लेकिन काली मुद्रा महाराष्ट्र, लेटराइट मृदा, काली मृदा महाराष्ट्र, लेटराइट मृदा तमिलनाडु, जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश। ये पीठ मुद्रा है गुजरात, ये नहीं है। पीठ मुद्रा गुजरात ये सम्मिलित नहीं है। भारत की मिट्टी की बात करें, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 1986 में देश के 8 प्रमुख तथा 27 गौण प्रकार की मिट्टियों का पहचान किया। प्रमुख 8 प्रकार की मिट्टी अधोलिखित है, जैसे कि जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय पीठ, वो दलदली और लवणीय क्षेत्र, लवणीय और क्षारीय मृदाएं। जलोढ़ मृदा यानी एल्यूवियल सोइल की बात करें, जलोढ़ मिट्टी, जलीय मिट्टियां विशाल मैदान पंजाब से असम तक, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी की घाटियों एवं केरल के तटवर्तीय भाग में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र देश के 43.4% भू क्षेत्र पर विस्तृत है। कौन थे, जलोढ़। इन मिट्टियों की परिच्छेदिका उच्च भूमियों में अपरिपक्व तथा निम्न भूमियों में परिपक्व है। बाढ़ के मैदान की कांप मृदा को स्थानीय रूप से खादर कहा जाता है तथा पुरानी कांप जो अपर्दन में अप्रवाहित होती है वो बांगर कहलाती है। इन मृदाओं में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थ की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना, दलदल, तिलहन आदि की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है। स्वतः जुताई वाली मृदा की उपमा प्रदान की गई काली मिट्टी को, मतलब काली मिट्टी जो स्वतः क्या है, जुताई वाली मिट्टी है। ब्लैक सोइल के बारे में पढ़े, ब्लैक सोइल काली मिट्टियों को स्थानीय रूप से रेगुड़ व उत्तर प्रदेश में केरल काली कपास की मिट्टी तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है। यह इस मिट्टी का विस्तार जो है लगभग 5.46 लाख किलोमीटर क्षेत्र देश के 16.6% भू क्षेत्र पर है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इनमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, अतः ये जल से संतृप्त होने पर मृदा चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इनके गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। इसके कारण जो है इस मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा की उपमा प्रदान की गई है काली मिट्टी को। अतएव इनमें उर्वरता अधिक होती है, अतएव यह जड़दार फसल जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, खट्टे फल तथा चना, सोयाबीन, तिलहन, मोटे अनाज, सफोला आदि खेती के लिए उपयुक्त की रहती है। कौन सी, काली मिट्टी। लेटराइट मिट्टी के बारे में पढ़ा जाए, लेटराइट मिट्टी के बारे में, तो लेटराइट मिट्टी लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में देश के 3.60% भू क्षेत्र पर विस्तृत है। देश में इस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्रमशः केरल, महाराष्ट्र, असम में पाया जाता है। इनमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। ये प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टियाँ हैं, किंतु उर्वरक के प्रयोग से इनमें चाय, कहवा, रबर, सिनकोना, काजू आदि विविध प्रकार के बागानी खेतों में सफलतापूर्वक की जाती है। पीठ तथा दलदली मृदाएं जो होती है, पैटी एंड मर्सी सॉइल्स, पीठ मृदाएं नम जलवायु में बनती है। पीठ मृदा जो है नम जलवायु में बनती है। सरी वनस्पति से बनी पीठ मिट्टियां का निर्माण केरल तथा तमिलनाडु के आर्द्र प्रदेशों में हुआ है। इन मृदाओं में जैविक पदार्थ व घुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है, किंतु इन्हें पोटास तथा फॉस्फेट की कमी होती है। ये मृदाएं काली, भारी व अम्लीय होती है। दलदली मृदाएं तटीय ओडिशा, सुंदरवन, उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती भागों तथा तटीय तमिलनाडु में पाई जाती है। हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी की मिशन है? हायाबुसा 2 जाक्सा की यानी जापान। हायाबुसा 2 मिशन जाक्सा की अंतरिक्ष एजेंसी मिशन है। जाक्सा यानी यह जापान की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिनका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नासा यह अमेरिका का अंतरिक्षीय संस्थान है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इनसा यह भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। इनसा महिलाओं के लिए शॉर्ट पुट वजन कितना होना चाहिए? 4 kg।
महिलाओं के लिए शॉटपुट का वजन 4 किलोग्राम होता है, वहीं पुरुषों के लिए इसका वजन 7.26 किलोग्राम होता है। शॉटपुट इस खेल में एथलीट धातु की गेंद को हवा में फेंकते हैं। 79 है कि जिमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है किसका? तो भारत व जापान का है। जिमेक्स भारत और जापान के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? निवल निवेश प्राप्त करने हेतु क्या घटाया जाता है? मूल्यह्रास घटाया जाता है। निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में मूल्यह्रास को घटाया जाता है। हमारे अंतिम निर्गत का हिस्सा पूंजीगत वस्तुएं भी होती हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था के सकल निवेश की रचना होती है। इसमें मशीनें, औजार और उपकरण, भवन, कार्यालय का स्थान, गोदाम या आधारभूत संरचना जैसे सड़क, सेतु, हवाई अड्डा या घाट आदि हो सकते हैं। किंतु एक वर्ष में उत्पादित सारे पूंजीगत वस्तुएं एवं पूर्व से विद्यमान पूंजी स्टॉक में अतिरिक्त वृद्धि नहीं करती है। पूंजीगत वस्तुओं के वर्तमान निर्गत एक महत्वपूर्ण अंश विद्यमान पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक के अंश के रखरखाव और प्रतिस्थापन में चला जाता है। यही कारण है कि पूर्व विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट होती है और उसके रखरखाव एवं प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। नए वर्ष में उत्पादित पूंजीगत वस्तुओं का एक हिस्सा विद्यमान स्टॉक में कोई अभिवृद्धि नहीं करता है और इसके मूल्य को निवल निवेश के माप के प्राप्त करने के लिए सकल निवेश को हटाने की आवश्यकता होती है। पूंजीगत वस्तुओं के नियमित टूट फूट का समायोजन करने के क्रम में सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोप को मूल्यह्रास कहते हैं। निवल निवेश का फॉर्मूला होता है आपको सकल निवेश में से मूल्यह्रास को अगर घटा देंगे तो ये निवल निवेश निकल जाएगा। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही पूछता है इसमें कौन अप्रत्यक्ष है कौन प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष कर है केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हो गया आपको आयकर, निगम कर, उपहार कर, भूमि एवं भवन कर, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर, प्रतिभूति व्यवहार कर आदि, ये सब आपको प्रत्यक्ष कर है। क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। वही अप्रत्यक्ष कर की बात की जाए तो केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर में आते हैं आपको सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, VAT, GST, ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। GST याद रखिएगा, ये सब क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सही रहेगा। मैं भी ले लेता हूँ। तो 81 निम्न में से क्या पूंजी बाह्य प्रभाव नहीं है? तो ऋणों का भुगतान नहीं है। विदेशों से ऋण प्राप्ति, विदेशों में परिसंपत्तियों का खरीदना, विदेशी कंपनियों के अंश पत्र खरीदना, ये सब है। ऋणों का भुगतान पूंजी जो है बाह्य प्रभाव नहीं है। पूंजी खाते में मृदा के परिवर्तनीयता का आशय है कि पूंजी अंतः प्रभाव एवं बहिर्प्रभाव में कमी, किसी मुद्रा को बाजार की दर पर दूसरी मुद्रा में परिवर्तित किया जाना। रुपयों के पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है कि चालू खाते और पूंजी खाते पर होने वाले सभी व्यवहार को पूरा करने के लिए रुपयों को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मुद्रा में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता। SS तारपोर समिति का संबंध है पूंजी खाते के पूर्ण परिवर्तनीयता से है। आगे खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? इंटरलॉकिंग पैटर्न को जो है खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को खाद्य जाल कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल का मतलब फूड वेब इन इकोसिस्टम के बारे में देखें तो भोजन की दृष्टि से खाद्य श्रृंखला में उत्पादक पौधे जो है उपभोक्ता जंतु एवं अपघटक कवक और जीवाणु के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। प्राकृतिक में खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र की सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहीं न कहीं आपस में संबंधित होती है, अर्थात एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखलाओं के जीवधारियों से होता है। इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंधों को खाद्य जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो खाद्य जाल यानी फूड वेब कहते हैं। खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होते हुए भी कई पथों से होकर प्रवाहित होता है। खाद्य श्रृंखला की बात करें तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिसमें जीवधारी भोज्य एवं भंजक के रूप में संबंधित रहते हैं और इनसे होकर जो है खाद्य ऊर्जा का प्रभाव एक ही दिशा में होता है। खाद्य ऊर्जा का प्रभाव जो है एक ही दिशा में होता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने का प्रक्रिया कहते हैं। आत्मसात का यानी समाजीकरण कहते हैं। आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाता है। सामाजिक मूल्यों के आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण कहते हैं। अब आधुनिकीकरण की बात करें तो आधुनिक विचारों को आत्मसात करने की प्रक्रिया आधुनिकीकरण कहलाती है। वहीं समाजीकरण की बात करें तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के
विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधि इत्यादि क्या करता है, सीखता है। यह आत्मसात कहलाता है, आत्मसात करना। पश्चिमीकरण की बात करें तो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के द्वारा भारत में पश्चिमी संस्कृति का प्रसार किया गया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण किसी गैर पश्चिमी समाज की संस्थाओं का ज्ञान, विश्वास तथा मूल्यों में परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है। धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य, राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामलों में धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव ना करे। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है तो राज्य विधानसभा की तत्व संबंधित संकल्प को पारित कर संसद द्वारा राज्य विधानसभा की तत्व संबंधित संकल्प को पारित करके संसद द्वारा किया जा सकता है। राज्य विधानसभा के तत्व संबंधित संकल्प को पारित कर संसद द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 169 के तहत की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन धातु हमारे बॉडी में ब्लड को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? कैल्शियम। कैल्शियम हमारे शरीर में रक्त को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है। यह शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। इनके प्रमुख कार्य हैं, पहला अस्थि व दांतों का निर्माण करना, अस्थि व दांतों का निर्माण करना, हृदय की धड़कन को संचालित करना, यह रक्त को जमने में सहायता करता है, यह एंजाइम के स्रावित होने से सहायता करता है, यह नाड़ियों को स्वस्थ बनाता है, नाड़ियों को स्वस्थ बनाते हैं। फाइब्रोनिजोन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है जो रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है तो मदद करता है। हिपेरिन नामक पॉलीसैकेराइड का उत्पादन यकृत करता है जो शरीर के अंदर क्या करता है, रक्त को जमने से रोकता है। सोडियम Na24 रक्त के थक्के को पता लगाने में सहायता करता है। सोडियम जो है, सोडियम रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायता होता है। सोडियम जो है रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। तांबा के बारे में पढ़ते हैं, यह हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण एवं इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में भी कार्य करता है। आगे फास्फोरस हड्डियों के विकास के लिए जरूरी है। फास्फोरस एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन 0.5 से लेकर 0.9 ग्राम तक फास्फोरस की आवश्यकता होती है। रक्त में इसकी उपस्थिति से शारीरिक अम्ल क्षार संतुलन ठीक रहता है। फास्फोरस में देखें तो कोशिका के ऊर्जा वाहक अणुओं तथा हाइड्रोजन ग्राही अणुओं में फास्फोरस आवश्यक घटक होता है। फास्फोरस आवश्यक घटक होता है। आगे देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस का उचित संतुलन व समन्वय बनाए रखने के महत्वपूर्ण कार्य करता है। मैग्नीशियम मानव शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस का उचित संतुलन व समन्वय बनाए रखने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह ग्लाइकोलाइसिस तथा वसा उपापचय में यह सहकारक कार्य करता है। पोटेशियम कोशिका द्रव में धनायन के रूप में पाया जाता है। यह पेशी संकुचन, तंत्रिका आदि का संचरण, शरीर में विद्युत अपघटन संतुलन को बनाए रखने में क्या करता है तो मदद करता है। निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे तो ज्योतिबा फूले थे। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 ईस्वी को लागू हुआ नहीं स्थापित किया गया था को महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिराव गोविंदराव फूले द्वारा स्थापित किया गया एक सामाजिक सुधार था। 24 सितंबर 1873 को राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ें तो इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा एवं 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज के बारे में पूछा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा गया है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया। समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। मुगल बादशाह क्या कहते हैं अकबर द्वितीय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में दयानंद सरस्वती ने किया था। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में 1916 में किए थे। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। पवनार आश्रम का स्थापना किसने की और कब की, यह हमें कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? 82.5 डिग्री। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी के गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। ठीक है। जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है वह है 16 है। जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है वो 16 है। 16 आलू और नाइट स्टेट परिवार के अन्य पौधे जैसे टमाटर एवं बैगन में भी पाया जाता है। इसकी एक छोटी मात्रा जहरीला हो सकता है और खुराक घातक भी हो सकता है। आलू में सोलेनिन की हरे रंग की त्वचा जैसी दिखाई देती है। बहुत कड़वा स्वाद के साथ साथ इसकी विषाक्तता
दस्त एवं उल्टी का कारण बनता है। आगे देखें तो अर्गट के क्लेविसेड्रस फ्यूसिफामिस नामक अवस्था में पेरिफेरल ग्रैंड उत्पन्न हो जाता है। इसकी विषाक्तता से उल्टी चक्कर आने लगते हैं, क्रोनिक रोग उत्पन्न हो जाता है। ट्रिप्सिन अवरोधक एक प्रोटीन और एक प्रकार का सेटिन प्रोटीन अवरोधक है। सेंगुआनेरिन एक जहरीला पॉलीसाइक्लिक अमोनिया आयन है। यह कुछ ही पौधे से निकाला जाता है। 90 देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्मस्थली जो तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है वह है। अमीर खुसरो का जन्मस्थली जो तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है वह है आपको पटियाली। क्या है? पटियाली। अमीर खुसरो का जन्मस्थली पटियाली है जो तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो जन्म 1253 ईस्वी में एटा जिला में उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। वास्तविक नाम था इसका मोहम्मद अबुल हसन इब्नुद्दीन। गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। उपाधि क्या थी? तूतीय हिंद संगीतज्ञ थे ये। तुर्कुल्लाह औलिया के द्वारा दिया गया था इनको जो उपाधि। अमीर जलाउद्दीन खिलजी ने दिया इनको उपाधि मिला आपको संगीतज्ञ का। तूतीय हिंद का मिला ये संगीत के रूप में। तुर्कुल्लाह यानी औलिया के द्वारा दिया गया। अमीर जलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। वास्तविक नाम क्या था इनका? मोहम्मद अबुल हसन यमनुद्दीन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। पूछता है इसने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा, यह भी इंपॉर्टेंट है। आविष्कार किए उर्दू, खड़ी बोली, सितार और कवाली की यही आविष्कार है। साहित्य की बात करें तो किरान उस सादेन 1289 में इसे हिंदी में दो सितारे का मिलन नाम दिया गया है। मिफ्ताह उल फुतूह आशिका नूह सी पी हर भारत की प्रशंसा की। तुगलकनामा की रचना यही की 1289 में। इसके 1289 में किरान उस सादिन मिलन का हुआ था। तुगलकनामा का भी निर्माण इनके द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। अन्य ग्रंथ इनके थे नाज उल फुतूह, तारीख दिल्ली, फतहनामा, खमसा ए पंचगज। चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों बाजार में परिवार खरीदार होते हैं, वे फर्म विक्रेता होते हैं। परिवार खरीदार होते हैं, वो फर्म क्या होते हैं? तो विक्रेता होते हैं। चक्रवात प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं, वे फर्म क्या होते हैं? विक्रेता होते हैं। अब उत्पादन देखते हैं प्रोडक्शन के बारे में। उत्पादन यानी आउटपुट तैयार माल में इनपुट कच्चे माल को बदलना परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। तो उत्पादन का अर्थ है कि माल और सेवाओं का निर्माण या मानव की इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार उत्पादन परिवर्तन क्या है? एक प्रक्रिया है। भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध एवं साहस जोखिम उत्पादन में 5 साधन होते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध एवं साहस जोखिम उत्पादन क्या होते हैं? तो 5 साधन होते हैं। डेबिट कब संबंधित है? डेबिट कब आपको संबंधित टेनिस से। डेविस कब आपको टेनिस से संबंधित डेविस है। अब फुटबॉल की अगर बात करें तो फुटबॉल से आपको हो जाएगा रॉबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, सुबोत्रो कप, नेहरू गोल्ड कप। बास्केटबॉल में आप हो जाएगा नेहरू कप और फेडरेशन कप। बास्केटबॉल में नेहरू कप और फेडरेशन कप। लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाएगा। लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम क्या होगा? घट जाएगा। लोचदार मांग जब वस्तुओं की मांग में परिवर्तन का अनुपात उसको मूल्य में परिवर्तन के बराबर होता है तब ऐसी वस्तुओं की मांग लोचदार मांग कहलाती है। गिफेन वस्तु ऐसी वस्तु जिसे मूल्य में कमी मांग में कमी लाता है। ऐसी वस्तु जिसे मूल्य में कमी और मांग में कमी लाता है, ये गिफेन वस्तु कहलाता है। अर्थात गिफेन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। क्या होता है जब वाहित मल का विसर्जन किसी अनुप्रवाह जल में किया जाता है? तो घुली ऑक्सीजन का गिरना होता है। जब वाहित मल का विसर्जन किसी अनुप्रवाह जल में किया जाता है तब जल में घुली ऑक्सीजन का कमी आती है। जल के एक अन्य नमूने के निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को विखंडित करने के लिए जीवाणु द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन को जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD कहा जाता है। अतः जल में BOD की मात्रा कार्बनिक पदार्थ को जैवीय रूप में विखंडित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होगी। स्वच्छ जल के BOD का मान जो है 5 ppm होता है, 5 ppm से कम होता है, जबकि अधिक प्रदूषित जल में BOD का मान 17 ppm या इससे अधिक पहुंच जाता है। वाहित मल की बात करें तो वाहित मल घरों, उद्योग, अस्पतालों, कार्यकालों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है जो तेज वर्षा के समय गलियों से बहता है।
सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए और निलंबित क्या होते अपद्रव्य होते हैं। निलंबित अपद्रव्य होते हैं। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n संबंध में दिया जाता है। r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर के। प्रश्न को पूर्णतः समझने के लिए आगामी दारोगा परीक्षा उत्तीर्ण होने की संपूर्ण व्याख्या अवश्य पढ़े। इसको हटाइए। बोर का परमाणु जो मॉडल बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़े तो 1913 में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को लगाकर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या की तथा परमाणु का एक नया मॉडल दिया। इस मॉडल को बोर परमाणु मॉडल कहा जाता है जो बोर के निम्नलिखित अधिगृहीतों पर आधारित है। पहला ए नंबर है कि परमाणु के केंद्र पर धनावेशित नाभिक होता है जिससे आवेश Zd के बराबर होता है। Z परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर और E इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण का घन आवेश है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमता रहता है। इन कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन विकिरण नहीं उत्पन्न करते हैं। इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षा यानी ऑर्बिट्स कहा जाता है। किसी भी अस्थायी कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्रियाशील आकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन की सभी कक्षाएं संभव नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें केवल संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम h/2π का पूर्णांक गुणज यानी इंटर मल्टीपल होता है जहां h प्लांक का सर्वाधिक स्थिरांक है। इसे बोर क्वांटीकरण प्रतिबंध कहा जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तथा v वेग से r त्रिज्या वृत्तीय कक्षा में घूम रहा हो तो उसका जो कोणीय संवेग m(e_v_r) होगा। बोर के इस अधिकृत के अनुसार जो होगा m(e_v_r) nh/2π जहाँ n क्या पूर्णांक है 1 2 3 ले सकते हैं। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या कक्षा के क्रम संख्या कहा जाता है। जब परमाणु के किसी इलेक्ट्रॉन को बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त होता है तो वह अपनी अस्थायी कक्षा को छोड़कर ऊंची अस्थायी कक्षा में चला जाता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन किसी ऊंची अस्थायी कक्षा में नीचे की अस्थायी कक्षा में आता है अर्थात जब उसका संक्रमण ट्रांजिशन होता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार से उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की दोनों कक्षाओं में ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है तथा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा क्वांटम का फोटोन hp के रूप में होता है। आगे देखते हैं। क्वांटम सिद्धांत पर आधारित बोर का यहाँ E2 - U1 = hv होगा। क्वांटम सिद्धांत पर आधारित बोर का उपयुक्त परमाणु मॉडल अनुआधुनिक भौतिक का मूल आधार है जिसके लिए 1922 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे तो बोर को। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी बोर सिद्धांत के बारे में पढ़े तो बोर के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। मान लिया कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, आवेश -e है, e है इलेक्ट्रॉन है, नाभिक पर धनावेश क्या होगा परिणाम +e होगा। मान लिया कि इलेक्ट्रॉन v वेग से त्रिज्या r कक्षा में घूम रहा है तो इस वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर स्थित विद्युतीय कूलम आकर्षण बल द्वारा प्रदान होता है। बोर अभिगृहित के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें उसका कोणीय जो संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो अर्थात m(e_v_r) = nh/2π जहां n एक पूर्णांक है n = 1 2 3 जिसे कक्षा की क्रम संख्या कहते हैं। समीकरण 2.4 वर्क करके समीकरण 2/3 से भाग देने पर जो है इतना आएगा। इस प्रकार जो कक्षाएं संभव है इनकी त्रिज्या n² से अनुपाती होती है क्योंकि समीकरण 2.5 शेष राशि नियतांक है। ये सब कहानी पढ़ लेते हैं। क्रमबद्ध कक्षाओं की त्रिज्या पूर्णांक 1 2 3 के वर्ग के समानुपाती होगी। इन पूर्णांक के संगत कक्षाओं की क्वांटम संख्या कहा जाता है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। हाइड्रोजन परमाणु के लिए प्रथम और सबसे कम क्वांटम संख्या अर्थात n = 1 कक्षा की त्रिज्या का मान लगभग 5 × 10⁻11 मीटर प्राप्त होता है जिसे बोर त्रिज्या कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को परमाणु की स्थिति ऊर्जा के योग के बराबर होती है। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगा E k = ½ mv² और इसको E k क्या होगा ½ × 1/4 ε0 E²/r। जब दो बिंदु आवेश में Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तो इनका निकाय के विद्युत स्थिति ऊर्जा जो हो जाएगा यानी Ex = 1/4πε0 यानी Q1 Q2/r²। कूलम्ब्स लॉ का ये फॉर्मूला है 11th 12th में पढ़े होंगे आप अगर साइंस स्ट्रीम रहा होगा आपका तो।
हाइड्रोजन परमाणु के विद्युत स्थिति ऊर्जा हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु का EP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस ई या माइनस ई बाई आर इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी E² बाई आर। हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे E आ जाएगा आपको E² बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर का मान समीकरण 2.3 में देखने पर इसको हटाइए। उपयुक्त सूत्र में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा जिसे कक्षीय ऊर्जा कहा जाता है प्राप्त होती है जब उसका इलेक्ट्रॉन nवें कक्षा में घूम रहा था। इस सूत्र में n के अतिरिक्त सभी राशियां नियत है। परमाणु की ऊर्जा क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है n² के। ऊर्जा के साथ लगा ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि n के बढ़ने पर ऊर्जा का वास्तविक मान बढ़ता है। अतः बाह्य कक्षाओं की ऊर्जा अंदर कक्षाओं की ऊर्जा से अधिक होती है। चूँकि प्रथम कक्षा के संगत ऊर्जा न्यूनतम होती है अतः सबसे अधिक अस्थायी होती है, अर्थात समान अवस्था में इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में घूमता है। भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है। उदाहरण है किसके तो भूस्मायीकरण का। भारत में नवरात्रि पर्व में मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, यह है भूस्मायीकरण का उदाहरण। सार्वभौमिकीकरण क्या कहलाता है? यूनिवर्सलाइजेशन। सार्वभौमिकीकरण का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड में किया गया। वहाँ प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का उद्देश्य शिक्षा को देश की किसी निश्चित आयु के सभी बच्चे को सुलभ कराना था। इसी के लिए उन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन अर्थात सार्वभौमिकीकरण शब्द का प्रयोग किया था। वर्तमान में सार्वभौमिकीकरण का क्षेत्र व्यापक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 में निर्देश है कि राज्य संविधान लागू होने के समय 10 वर्ष से भीतर 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करवानी है। 10 वर्ष के अंदर भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण में अभिप्राय है कि कक्षा 1 से लेकर 8 बच्चों को 100% शिक्षा सुलभ कराना एवं बच्चे बीच में विद्यालय छोड़कर ना जाए, 100% बच्चों को रोके रखना तथा 100% कक्षा में उत्तीर्ण कराना। धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म का धर्मनिरपेक्षता एक जटिल तथा ज्ञात्मक अवधारणा है। इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम यूरोप में किया गया। यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें धर्म और धर्म के संबंधित विचारों को इहलोक संबंधित मामलों में जानबूझकर दूर रखा जाता है, अर्थात तटस्थ रखा जाता है। धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने से क्या करती है तो रोकती है। और मैं बता दूं, आप सभी को पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। और आप बताइए क्या जो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो सही है या गलत है? देखते हैं आपका विचार क्या आता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 29 जुलाई को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस भारत, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश के हैं? तो वो जमैका के। कहाँ के? जमैका के। विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट जमैका के। खिलाड़ी और देश पढ़ लेते हैं। उसेन बोल्ट क्या है? एक धावक है जो कि जमैका के हैं। लुइस हैमिल्टन क्या है? तो फार्मूला 1, ये ब्रिटिश के हैं। टाइगर वुड्स क्या है? गोल्फर है। टाइगर वुड्स ये अमेरिका के हैं। टाइगर वुड्स अमेरिका के हैं। क्रिस गेल या क्रिकेटर है, ये वेस्ट इंडीज के हैं। नोवाक जोकोविच ये टेनिस प्लेयर है, ये सर्बिया के हैं। लियोनल मेसी ये फुटबॉलर है जो कि अर्जेंटीना के हैं। मोहम्मद रिजवान जो कि क्रिकेटर है, ये पाकिस्तान के हैं। पाश्चुकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। पाश्चुकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है 65 डिग्री सेल्सियस पर। पाश्चुकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक 65 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल हरियाणा में स्थित है। करनाल हरियाणा में स्थित है। यदि 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ दिया जाए तो ए तथा बी को जोड़ने पर निर्मित चित्र का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? देखिए कि ए का भुजा 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्षेत्रफल क्या होता है? तो भुजा स्क्वायर होता है। इस तरह से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। अब बी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस तरह से ए स्क्वायर,
तो ए प्लस बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। देख सकते हैं आज कम ही पेज का था, 21 पेज का था, जो कि हो गया है हमारा। सेट नंबर 16 था आज, सेट नंबर 16 था, सेट नंबर 16 था। और अभी जो है क्लास पूर्ण रूपेण ख़त्म नहीं हुई है, ये सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई है। 17 से लेकर 25 तक अभी भी बची हुई है, तो जरूर रहिएगा मेरे साथ, पूरा सेट करवा के मैं रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।